हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो कि था आपका वीन्स लॉ एंड आपका था किरचॉफ लॉ। ठीक है, एक उसमें और रह गया था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे, और न्यूमेरिकल्स इसमें से काफ़ी पूछे गए हैं। क्लियर? तो चलते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका ब्लैक बॉडी का ही है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है आपसे। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है, आपने प्रीवियस क्लास में भी किया था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में, कि जितना ही टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते जाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस उतनी ज़्यादा होती जाएगी। यानी जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, रेडिएशंस उतनी ज़्यादा होती जाएंगी। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। क्लियर? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को आप कैसे लिख सकते हैं? Q/A इंटू टी। प्रीवियस क्लास को देखना, वहाँ पे ये लिखवाया था मैंने। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 एंड Q/T कर देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AT की पावर 4। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को चेंज करके आप क्या लिख सकते हैं? सिग्मा। सिग्मा इज़ योर स्टीफन कांस्टेंट। क्लियर? एंड सिग्मा की वैल्यू क्या होती, ये होता है आपका स्टीफन्स कांस्टेंट। एंड सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वेबर पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। क्लियर है? ये यूनिट होती है, इसको आपको याद रखना है फॉर दी न्यूमेरिकल्स। क्लियर? अब यहाँ पे ये Q/T को हम क्या लिख सकते हैं? इट इज़ अ पावर रेडिएटेड। पावर रेडिएटेड। A इज़ अ एरिया एंड T इज़ अ टेम्परेचर। A क्या है? एरिया एंड T इज़ अ टेम्परेचर। क्लियर? अब ये तो हो गया आपका एक फॉर्मूला, P = सिग्मा AT की पावर 4। P इज़ योर पावर रेडिएटेड। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल। ये तो हुआ आपका परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए। अगर हमें किसी और बॉडी के लिए लिखना हो, फॉर एनी अदर बॉडी, ठीक है, ये तो स्टीफन बोल्ट्जमैन ब्लैक बॉडी में आता है। ठीक, अगर हमें किसी और बॉडी के लिए लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? P = एमिसिविटी सिग्मा AT की पावर 4। इट इज़ योर एमिसिविटी, जिसे कैपिटल E भी लिखा था पहले मैंने। ठीक है, इससे भी शो कर सकते हैं एमिसिविटी। यहाँ पे भी एमिसिविटी है, लेकिन यहाँ पे एमिसिविटी का जो वैल्यू है वो 1 है, क्योंकि ब्लैक बॉडी में जितना एब्जॉर्ब करता है, एमिशन पावर भी उतनी ही अच्छी होती है। तो A की वैल्यू 1 होती है और E की वैल्यू भी क्या होती है? 1। क्लियर है? E की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एब्जॉर्बिटिविटी की भी वैल्यू सेम होती है। क्लियर है? तो ये था आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। मैंने ओनली इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर दी है आपको। न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो जितना इम्पॉर्टेंट था इन शॉर्ट मैंने आपको लिखवा दिया है। तो आपका ब्लैक बॉडी में यही 3 टॉपिक थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे, वीन्स लॉ, किरचॉफ एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, और तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स एकदम आए हुए हैं आपके। ठीक है, अब चलते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे अब। क्लियर है? तो सबसे पहले हम करते हैं
हीट कैपेसिटी के बारे में। व्हाट इज़ योर हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी क्या होती है? हर एक बॉडी की एक कैपेसिटी होती है हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए या फिर एमिट करने के लिए। आप जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, वो एमिट करेगा रेडिएशन को और कई बार वो एब्जॉर्ब भी करेगा। टेम्परेचर जैसे कम होगा तो वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करेगा। तो क्या होगा हीट कैपेसिटी? अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे पूछ रहे थे ये कौन सी यूनिट है, उन्हें कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपको बता दूं ये आपका क्लास 11th का टॉपिक है। क्लियर? उसमें यूनिट आपकी 3, 3rd एंड 4th हैं। इसमें आपका यूनिट 3rd एंड 4th है। आई थिंक ऊष्मा करके चैप्टर है एंड देख लेना आप हिंदी में से क्या है, लेकिन ये यूनिट 3 एंड 4 है। वॉल्यूम 2 का भाग जो 2 होगा ना आपका, उस वाली बुक का ये चैप्टर चल रहा है। क्लियर? और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पता है उसमें थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट चल रही है। ठीक है, वहीं से सारे टॉपिक हैं जो कि आपको नॉर्मल हीट में कवर कर दिया गया है इसके सिलेबस में। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ देख लेंगे, वहीं से मैं आपको सारे नोट्स बनवा रही हूँ। यहाँ से समझ के आप इजीली वहाँ से नोट्स बना सकते हैं इन शॉर्ट। क्लियर है इतनी बात? अमाउंट ऑफ हीट जिसे डिनोटेड करेंगे कैपिटल Q से, या तो ये एब्जॉर्ब करेगा, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, या फिर एमिट करेगा ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल डेल्टा T। ठीक है, अगर इसको हम मैथमेटिकल देखें फॉर्मूले के टर्म्स में तो स्पेसिफिक हीट इज़ डिनोटेड बाय S डेल्टा Q, चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है? इसकी यूनिट की बात करें अगर हम तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ जूल इज़ हीट इज़ जूल एंड टेम्परेचर की क्या होती है, पर केल्विन, जूल पर केल्विन। क्लियर है? ये आपका है हीट कैपेसिटी इन शॉर्ट डेफिनेशन एंड द फॉर्मूला फॉर द न्यूमेरिकल। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के पास। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नाम से ही पता चल रहा है स्पेसिफिक। हर एक सब्सटेंस का, हर एक बॉडी का आपको पता है हीट कैपेसिटी अलग होगी, सबकी सेम तो होगी नहीं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक जो हीट होती है कैपेसिटी उसे बोला गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे पहले ये डिपेंड किस किस पे करेगा, किस पे करेगा? एक तो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। हर एक सब्सटेंस का अपना हीट कैपेसिटी होगा। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? मास ऑफ सब्सटेंस पे, कितनी अमाउंट में आपने वो सब्सटेंस लिया है या बॉडी। थर्ड वन डेफिनेटली किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। नाउ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को देखते हैं हम। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका मेनली 2 टाइप से होता है। एक तो होता है आपका एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम इसे डिनोट करते हैं स्मॉल c v इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, ये डेल्टा Q डिवाइडेड बाय यूनिट मास डेल्टा T।
डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी क्या था, आपका हीट कैपेसिटी था। अगर आपको यूनिट मास से डिवाइड कर देते हैं तो वो आपका आ जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर बॉडी का जो मास है वो डिपेंड करेगा, ठीक है, हीट कैपेसिटी के लिए। तो ये हो गया आपका, ये सब न्यूमेरिकल्स होंगे, मैं आपको जितने भी करवाऊंगी इन शॉर्ट वो सारे फॉर्मूलेज हैं कहीं ना कहीं, और जो कि न्यूमेरिकल्स में आपके यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो पूरी थ्योरी नहीं लिखवा रही हूँ मैं, आपको इम्पॉर्टेंट वन नोट डाउन करवा दे रही हूँ। क्लियर है? इट इज़ योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी तरह आप Cp भी लिख सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। Cp इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन में m डेल्टा T। क्लियर है? अगर आप इनको डिफाइन करना चाहो तो डिफाइन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज temperature of 1 gram of substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जो मास है 1 ग्राम में चलेगा, ठीक है, ग्राम में चलेगा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी 1 ग्राम मास का टेम्परेचर कितने डिग्री से, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से जो हीट कैपेसिटी आएगी वो होगी आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। सेम इसी तरह कांस्टेंट प्रेशर पे आप कर सकते हैं। क्लियर है? यूनिट की बात करें अगर हम, तो यूनिट क्या हो सकता है, क्योंकि यूनिट जूल, मास इज ग्राम, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यानी कि जूल डिग्री सेंटीग्रेड, ये होगी इसकी यूनिट। अगर आपसे क्वेश्चन एक पूछा गया प्रीवियस ईयर में, आपसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछा गया वाटर का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर द वाटर, तो इसे नोट डाउन कर लेंगे 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। आपको कहीं न्यूमेरिकल पूछा जाए, हो सकता है वहाँ पे वाटर का केस दिया हो, तो आपको हीट कैपेसिटी उसकी पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको याद रखना है। नाउ अब हम देखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि अब किसकी बात की गई, मोल्स की बात की गई, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो हम इसे डिनोट करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट को कैपिटल C से। इसमें भी 2 केस होंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम पे करेंगे तो CV इक्वल्स टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T। ये तो आपका हीट कैपेसिटी हो गया। नंबर ऑफ मोल्स से कर दो तो ये डिवाइड बाय N। N इज योर नंबर ऑफ मोल्स एंड कैपिटल CV इज योर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी तरह आप कर सकते हैं Cp की वैल्यू डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है? तो ये सब ध्यान रखना है आपको। कहाँ पे मास की बात की गई है तो आप मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जहाँ पे मोल्स में बात की गई है वहाँ पे मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है? इसके भी यूनिट क्या होगी अगर यूनिट की बात की जाए तो जूल। अब यहाँ पे मोल है तो हम क्या लगाएंगे, मोल केल्विन, यानी कि जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर है?
क्लियर है। अब हम यहीं पे देख लेते हैं एक रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में। कैपिटल CP इज कैपिटल MCP। कैपिटल CP इज योर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मल्टीपल होता है मोलर मास के, एंड ये हो गया आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। कैपिटल वाला CP जो है स्मॉल CP का M मल्टीपल होता है, ठीक है, मोलर मास के। इसी तरह आप CV का भी लिख सकते हैं, कैपिटल CV इज कैपिटल M स्मॉल CV, ठीक है। ये रिलेशंस सारे कहीं ना कहीं आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़फुल होने वाले हैं, इसलिए ये सब नोट डाउन ज़रूर कर लें आप। और थोड़ा मैं फास्टली करवा रही हूँ क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे, तो हम इसकी प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे ही ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली एक वीडियो के बाद ये थ्योरी फिनिश हो जाएगी, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट की तैयारी करेंगे, जितने भी थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा टेंशन ना लें। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, जुलाई में हमने ओनली फिज़िक्स की है, अब फुल अगस्त हम किसकी तैयारी करेंगे, केमिस्ट्री की, ठीक है। पूरा केमिस्ट्री हम उसे फिनिश करने की कोशिश करेंगे, और सितंबर भी आपके पास मंथ रहेगा, ठीक है। सितंबर में एग्ज़ाम ऐसा होगा नहीं, लग नहीं रहा, मोस्ट प्रोबेबली है कि लास्ट तक हो सके सितंबर के, या फिर मान के चलिए कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक से हो जाएंगे। तो सितंबर भी मान के चलिए आपके पास टाइम है, ठीक है, इतना हड़बड़ाएं नहीं आप सब, क्लियर। तो केमिस्ट्री आपकी मोस्ट प्रोबेबल है कि अगस्त में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दूंगी, ऑलमोस्ट, और थोड़ा बहुत बचेगा तो उसे हम सितंबर में कवर कर लेंगे, क्लियर। फिज़िक्स में आपकी 3 यूनिट रह जाती हैं, 3 यूनिट में यूनिट थी, 3 यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मोडायनेमिक्स भी आपका फिनिश हो जाएगा। फिर बचता है आपका डायमेंशंस वाला चैप्टर, जो फर्स्ट यूनिट है आपकी। एक बचता है आपका फोर्स एंड मोशन, ठीक है। मोशन की बात करें तो मैं इसमें डिस्कस कर चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास 9th का चैप्टर मोशन मैंने डिस्कस किया हुआ है। मोशन में बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं आपके, स्पीड, एक्सीलरेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशंस बाय द ग्राफ और इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं। कौन सी यूनिट है तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें बचता है आपका फोर्स। फोर्स में भी ऐसे छोटी छोटी सी टर्म्स है, जैसे स्यूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कॉरिलियस फोर्स, ठीक है। ये सब डेफिनेशंस हैं जहाँ पे इतने क्वेश्चंस भी नहीं है, बट मैं डिस्कस कर दूँगी इसको। और इसमें जो इम्पोर्टेंट आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं स्पेशली, वो है आपका ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर। इसमें मोशन में ग्रेविटेशनल वाला एंड प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, एंड समथिंग लिफ्ट वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। बहुत ही कम है, लिफ्ट के क्वेश्चन ना के बराबर है, बहुत ही कम क्वेश्चन आए हैं एक्शन और रिएक्शन पे। बाकी ये 2 यूनिट हैं आपके मोशन में, जहाँ से इस यूनिट में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। मेनली इसी 2 टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में। बाकी फोर्स एंड मोशन से बहुत इजी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं यूनिट पूछ लिया, कहीं कुछ पूछ लिया, न्यूटन्स के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ जो सबको ही पता होते हैं, ठीक है। इतना इसमें कुछ है ही नहीं पढ़ाने वाला, तो वो सब बहुत इजी टॉपिक्स हैं, इनको आखिर में डिस्कस करेंगे। तो बहुत जल्दी, मुश्किल से 3-4 वीडियोज़ में पूरा हो जाएगा चैप्टर, बहुत कम है इसमें पढ़ाने लायक, क्लियर है। जो इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस करूँगी, जो इजी टॉपिक्स है वो आप खुद भी देख सकते हैं। एंड लास्ट वन बचता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या है आपका, एक तो वो बोर्स मॉडल दे रखा है फॉर दी हाइड्रोजन एटम, बोर्स मॉडल फॉर दी हाइड्रोजन एटम, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में, केमिस्ट्री में, ठीक है। सेम टॉपिक आपका फिजिक्स में भी दे दिया है उन लोगों ने।
तो क्या है, ये तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो इसमें कुछ है ही नहीं। इसके बाद आपका जो बचता है वो है एम्पलीफायर, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, एंड पीएन जंक्शन। और कुछ एक दो टॉपिक्स हैं जहाँ से इतने ऐसा क्वेश्चन पूछे नहीं गए, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे गए। बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, एम्पलीफायर पीएन जंक्शन पे पूछेंगे। इसके बाद आपका वेक्टर मॉडल है और छोटे छोटे से हैं आपके, तो उसको भी मैं डिस्कस कर लूँगी एंड में। मोस्ट प्रोबेबली 10 डेज़ के अंदर मैं ये पूरी यूनिट कवर करा दूँगी। डायमेंशंस मैं लेफ़्ट करके ही चलूँगी, पहले ही बता रही हूँ मैं आपको, लेफ़्ट करके ही चलूँगी, क्योंकि डायमेंशन से पहली बात तो इतने क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, आप कहीं भी देख लीजिए प्रीवियस, कहीं रेयर क्वेश्चन से एक दो पूछे गए हैं, तो इतना टाइम नहीं दूंगी मैं इस यूनिट को, उसकी बजाय हम प्रैक्टिस सेट की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ये 2 यूनिट मान के चलिए आपकी लेफ़्ट हो जाएगी, जो मैं सितंबर के फर्स्ट 10 डेज़ में इसको पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, आपको बचेगा नहीं आपका फिज़िक्स। ठीक है, तो बाकी टाइम हमारा 1 से 1.5 महीना बचता है केमिस्ट्री पे, फुल फोकस करेंगे केमिस्ट्री पे एंड प्लस उसके प्रैक्टिस सेट पे। साथ साथ एक यूनिट ख़त्म करेंगे, साथ साथ एक प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। क्लियर है इतनी बात का? मेयर्स रिलेशनशिप, मैं इसको समझा देती हूँ, बट इसका ज़्यादातर यूज़ इसका फॉर्मूले का ही हमें करना है, बट मैं फिर भी आपको समझा देती हूँ क्या होता है, वो फार्मूला आता कैसे है। इसमें क्या होता है, मान लो एक बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर गैस फिल है, गैस है जो कि आइडियल गैस है। आइडियल गैस है यानी कि 1 मोल है, वहाँ पे उसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 मोल है, आइडियल गैस है। इसके ऊपर लगा दिया हमने पिस्टन, पिस्टन समझते हैं ना, मूव करता है ये पिस्टन, लेकिन हमने इसको यहाँ पे कर दिया है फिक्स, यानी कि अब ये मूव नहीं करेगा। और यहाँ से हमने कर दिया हीट, जैसे ही हीट करेंगे तो क्या हुआ, इसको एक्सपेंड करना चाहिए, हीट एमिट होगी इसमें से रेडिएशंस, तो क्या हुआ, इसे एक्सपेंड करना चाहिए, यानी कि इसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये फिक्स है। तो क्या बढ़ेगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा, तो वॉल्यूम क्या हो गया इसका, कांस्टेंट। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इसमें जब इसको हीट करेंगे तो उस टाइम इसका क्या होगा, हीट, एंड वॉल्यूम पे है CV डेल्टा T। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसकी हीट कितनी होगी, NCV/dt हो जाएगा, ये Q = NCV/dt। अगर हम स्मॉल की बात करें, स्मॉल हीट की बात करें, एंड नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि हम 1 मोल ले रहे हैं, आइडियल गैस ले रहे हैं, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये हो गया CV/dt, टेम्परेचर भी बहुत स्मॉल हो जाएगा। क्लियर? अब हमें पता है जो वर्क डन होता है, वर्क डन इसमें देख लीजिए, वर्क डन क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन PdV = 0। यहाँ पे 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि वर्क हो नहीं रहा, यहाँ पे ओनली प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ ही नहीं रहा है तो वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम 0, तो ये 0 हो जाएगा, वर्क डन। नाउ अब हम देखते हैं फ्रॉम दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाद में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होता है, जो आपकी हीट होती है वो होता है आपका वर्क डन प्लस उसकी इंटरनल एनर्जी। टोटल जो हीट होती है वो होता है आपका टोटल वर्क डन, जो सिस्टम ने वर्क डन किया है, और इस सिस्टम के अंदर क्या होगी, एनर्जी भी होगी अपनी। तो ठीक है, ये हम फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो क्या होगा, यहाँ पे dq लिख देते हैं, स्मॉल dq की बात करें। अब स्मॉल dq की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं इसमें, ये हो जाएगा CV/dt। वर्क डन क्या है, 0, प्लस में ये हो जाएगा du, तो ये हो गया आपका du की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? ये कंडीशन होगी हमारी जब आपका पिस्टन क्या था, फिक्स था।
अब क्या करते हैं, इस पिस्टन को हम मूवेबल कर देते हैं, यानी कि अब ये मूव करेगा। ठीक है, वही आइडियल गैस होगी, 1 मोल होगा। ठीक है, अब हीट करेंगे तो क्या होगा, ये पिस्टन मूव करेगी, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा इसका, लेकिन प्रेशर हमने क्या कर दिया कांस्टेंट। तो हम देखते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा इसका, Q इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी। स्मॉल डी क्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया सी पी डी टी। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अब वर्क डन की बात करें यहाँ पे हम डी डब्ल्यू की, तो वो हो जाएगा आपका पी डी वी। ठीक है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट क्या है, क्योंकि स्मॉल वर्क डन होगा, यहाँ पे वर्क डन तो होगा ना, जब हीट कर रहे हैं तो ये मूव कर रहा है, यानी कि वर्क डन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम 0 नहीं लेंगे, यहाँ पे समथिंग वर्क होगा। ठीक है, प्रेशर के साथ कुछ वर्क होगा, इसलिए ये हो गया आपका पी डी वी। नेक्स्ट फिर से अगेन आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगा देंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, स्मॉल अमाउंट के लिए कर रहे हैं ना, इसलिए हम डी लगा रहे हैं यहाँ पे, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी यू। क्लियर है इतनी बात। अब डी क्यू की वैल्यू क्या है, सी पी डी टी, सी पी डी टी। डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है आपके पास, पी डी वी, पी डी वी प्लस डी यू की वैल्यू हम फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन से रख सकते हैं, सी वी डी टी। क्लियर। अब हम इसको देखते हैं पहले, पी डी वी आपको पता है आइडियल गैस के लिए, फॉर दी आइडियल गैस के लिए पी वी इक्वल्स टू क्या होता है, एन आर टी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो ये हो जाएगा पी वी इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल्स तो 1 रहेंगे क्योंकि 1 मोल की बात हो रही है, तो पी वी इक्वल्स टू आर टी। अब इसको कर देंगे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, मान के चलूँगी कि आपको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आता होगा मैथ्स में, तो ये हो गया आपका पी डी वी प्लस वी डी पी। इसी तरह से होता है ना डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इक्वल्स टू, ये हो गया आपका आर डी टी। क्लियर है इतनी बात। यहाँ पे ये dp क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि बात किस पे हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका 0। तो ये बचेगा आपका पी डी वी इक्वल्स टू आर डी टी। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे पी डी वी की वैल्यू को, तो ये हो गया आपका सी पी डी टी इक्वल्स टू आर डी टी प्लस सी वी डी टी। डी टी सभी में से कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, सी पी इक्वल्स टू आर प्लस सी वी, एंड इसको कर देंगे सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। यही रिलेशनशिप है आपका मेयर्स रिलेशनशिप, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल्स। क्लियर है, ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड आर आपको पता है गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे फॉर दी न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स में इनका यूज़ होगा वैल्यू को। जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू हैं उनकी कोशिश करेंगे कि वैल्यू आपको याद रखनी है। क्लियर है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अब इसका यूज़ करके ना हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालेंगे फॉर द मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक एंड फॉर द पॉली एटॉमिक। ये आपके सिलेबस में भी है। तो चलिए एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप करते हैं, ये है आपका एटॉमिसिटी के ऊपर है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर दी मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप फॉर्मूले को याद रखेंगे, सी वी इक्वल्स टू एफ बाई टू आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी तरह सी पी की बात करें तो ये होगा एफ बाई टू प्लस 1 आर। एफ बाई टू प्लस 1 आर कैसे आया है, आपका मेयर्स रिलेशनशिप का यूज़ करके, सी पी माइनस सी वी करेंगे आप
चाहे तो देख सकते हैं Cp माइनस CV इक्वल्स टू R करेंगे, Cp माइनस इसे रख देंगे F/2 इक्वल्स टू R। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे ले जाएंगे F/2 पे R, ठीक है, तो Cp की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से F/2 प्लस में R। तो यही वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दी है, तो ये दोनों फॉर्मूलेज आप याद रखेंगे। क्लियर है। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको पता है हम सारी बात गैस की कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गैस की क्या होगी, उसकी मूवमेंट होती है, रैंडम मोशन होते हैं, गैस क्या करती है, मूव करती रहती है, तो उसी का क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, अब इन फॉर्मूले का यूज़ करके हम निकालेंगे स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट द कांस्टेंट प्रेशर फॉर द मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में आपके ट्राइएटॉमिक वाले सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है। तो देखते हैं इसको हम। मोनोएटॉमिक समझो, मोनोएटॉमिक क्या होते हैं, जिसमें सिंगल एटम्स हो। मोनोएटॉमिक मतलब सिंगल एटम हो, जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया। हीलियम नियॉन की बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये गैस है। क्लियर है, ये सब नोबल गैसेस हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 3, फिक्स है। मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 3 होता है। इसी तरह डायएटॉमिक की बात करें, डायएटॉमिक जिसमें 2 एटम हो गैसियस स्टेट में, O2 N2 इस टाइप से। क्लियर है, इसके लिए F की वैल्यू फिक्स है जो कि है आपकी 5। एंड पॉलीएटॉमिक जैसे कोई भी हो सकते हैं, आगे चल के टेट्रा पेंटा सब कुछ, इसमें जैसे कि O3 ट्राइएटॉमिक है, O3 इज़ अ ओजोन। ठीक, तो ओजोन है, इसके लिए वैल्यू क्या होती है, F की 6 होती है। क्लियर। अब क्या करना है, सिंपली CV और Cp का फॉर्मूला गिवन है, उसमें F की वैल्यू पुट कर देंगे और ये सारी वैल्यूज़ आती जाएंगी। चाहे तो देखो F की वैल्यू यहाँ रखेंगे 3, तो 3/2 R फॉर द मोनोएटॉमिक। यहाँ पे रखेंगे 5/2 R फॉर द डायएटॉमिक एंड 6, यहाँ 6 रखेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3R। क्लियर है, तो ये हो जाएगी आपकी CV की वैल्यू। इसी तरह आप Cp की वैल्यू निकाल सकते हैं, और आपको ये टेबल बना लेना है, और हो सके तो इसे रट लो। ठीक है, रट लो तो बेहतर है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए Cp की वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए क्या होती है, Cv की वैल्यू डायएटॉमिक के लिए क्या होती है। अगर याद होगा तो ईजी हो जाएगा न्यूमेरिकल्स में पुट करना है इसको। क्लियर है। अब इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3/2 + 1 5/2 R हो जाएगा। 5 रखेंगे, 5/2 + 1 7/2 R हो जाएगा। सिंपली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है। एंड गामा क्या है आपका, एटॉमिसिटी। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। एटॉमिसिटी क्या है आपका, Cp/Cv, ये वैल्यू दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। इनको जब आप पुट करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/3। इतनी तो न्यूमेरिकल आप सब कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में आपको पुट करना है, तो वैल्यू आ गई आपकी 1.66। आपको ये याद रखना है, गामा की वैल्यू फॉर द मोनोएटॉमिक 1.66, गामा फॉर द डायएटॉमिक 1.4 एंड गामा फॉर द पोलोएटॉमिक इज़ 1.33। क्लियर है। एक इस रिलेशन को याद रखना है कि इससे ही देख के पता चल रहा है गामा फॉर द मोनोएटॉमिक ज़्यादा है कंपेयर टू डायएटॉमिक, कंपेयर टू पोलोएटॉमिक। क्लियर है इतनी बात। तो इस टेबल को अच्छे से रट लेना है, याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में इनका यूज़ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।